हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हीमोग्लोबिन। वो जो प्रीवियस वीडियो डाला है मैंने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पे, वो बायो इनऑर्गेनिक का था। ये है नेचुरल प्रोडक्ट का। ठीक है, इसमें पूरा हम लोग हीमोग्लोबिन देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है, सिंथेसिस कैसे होता है, उसका काम क्या है, उसका कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटीन पार्ट जिसको बोलते हैं ग्लोबिन, और एक होता है हीम पार्ट। ठीक है, जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, और जो हीम होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। इसमें दो चेन होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा चेन में टोटल 22 चेन होते हैं। इसमें टोटल 141 अमाइनो एसिड मिले होते हैं। वहीं बीटा चेन का यहाँ पे दो चेन होता है जिसमें 146 अमाइनो एसिड होते हैं। बात करते हैं हीम का, तो ये होता है जो हीम बेसिकली पोरफायरिन रिंग होता है और उसके साथ आयरन जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग हीम बोलते हैं। अगर इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हीम। फेरस प्रोटोपोरफायरिन, फेरो प्रोटोपोरफायरिन या फिर प्रोटोहीम। ठीक है, और यहीं पे अगर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हीमीन, फेरिक प्रोटोपोरफायरिन और फेरी प्रोटोपोरफायरिन। आप नोट्स बनाते चलेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है, तो प्लीज़ आप नोट करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन इनसाइड द बॉडी दो फॉर्म में होता है। एक होता है सिंपल हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और ऑक्सीजन वहाँ पे अगर जुड़ जाता है तो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वही बात करते हैं आउटसाइड द बॉडी, तो ये होता है मेट हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, मेट हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। इसको जब हम लोग एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है ग्लोबिन और हिमेटिन, दो फॉर्म में यहाँ पे टूट जाता है। वहीं अगर हम लोग एसिटिक एसिड और NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग का बनता है हीमीन। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसी वाले हीमीन को फॉलो करेंगे, इसी को आगे पढ़ना है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C34H32N4O4FeCl। ठीक है, फिर Na2H2O4 के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है हीम। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है हीम और हीमीन में। तो हम लोग फोकस करने वाला है पूरा हीमीन पे। तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हीमीन। ठीक है, तो इसको बताया था विल्स्टेटर, पिलॉटी एंड कस्टर, और फिर उसको फर्दर प्रूफ किया था रिचर ने। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बता दिया अभी मैंने, C34H32N4O2FeCl। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। प्रेजेंस ऑफ 2 एसिटिक ग्रुप या एसिडिक COOH ग्रुप। तो क्या होता है, इसको जब हम लोग COOH ग्रुप होता है, इसको हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है एस्टर। ठीक है, ये बनाता है एस्टर। यहाँ से निकलता है OH और यहाँ से निकलता है H, दोनों जाके मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, इस टाइप का फॉर्म बन जाता है ROOH। ठीक है, ROOR ऐसा बन जाता है, तो इसको बोलते हैं एस्टर। तो एस्टर बनता है, और तो यहाँ पे क्योंकि दो एसिडिक ग्रुप होते हैं इसलिए यहाँ पे डाइएस्टर बन जाता है। तो ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे दो एसिडिक COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लेता है और बना देता है टेट्राहाइड्रो कंपाउंड, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि वहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आपको ये याद नहीं रहे तो यहाँ पे हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ Br2 भी ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड बना देगा। ठीक है, उससे भी हम लोग कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, जब यहाँ पे इसका रिडक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HI एंड एसिटिक एसिड और HI एंड फोस्फीनियम आयोडाइड, तो जब इन दोनों के प्रेजेंस में या फिर किसी एक के प्रेजेंस में भी यहाँ पे रिडक्शन किया जाता है तो यहाँ पे 4 टाइप के सब्स्टिट्यूटेड पायरोल रिंग मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, हीमीन को यहाँ पे हम लोग रिड्यूस किए तो एक बनता है ऑक्सोपाइरोल। ठीक है, यहाँ पे एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है मेथाइल ग्रुप, इसको फोकस करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, ऑक्सोपाइरोल। फिर बनता है हीमोपाइरोल। हीमोपाइरोल में क्या हुआ, यहाँ पे
ईटी था, एमी था, यहाँ पे भी एक एमी आके जुड़ जाता है, मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है। फिर आता है क्रिप्टोपाइरोल। क्रिप्टोपाइरोल में क्या हो जाएगा, ये जो मिथाइल था वो किधर चला जाएगा, एथाइल के साइड, ठीक है। और फिर होता है फाइलोपाइरोल। फाइलोपाइरोल में क्या होगा कि यहाँ पे सब होगा, सब जगह पे, यहाँ पे ईटी था और तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं फाइलोपाइरोल। सबका स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन करेंगे, इसका स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन दिया था नूर ने, ठीक है। तो सबसे पहले का देखते हैं ऑप्सोपाइरोल का, सिंथेसिस ऑफ ऑप्सोपाइरोल। इसमें हम लोग लेते हैं अल्फा एमाइनो एसीटोन। अल्फा एमाइनो एसीटोन क्यों, ये हम लोग का मेन फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ है यहाँ पे एमीन, तो अल्फा एमिनो एसीटोन। बाकी का अगर ऐसे देखें हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये क्या होता है, एसीटोन होता है। तो अल्फा एमाइनो एसीटोन, इसको रिएक्ट कराते हैं एथिल 2,4 डाइकीटो पेंटेनोएट, एथिल 2,4 डाइकीटो 2,4, ये 2 और ये 4 डाइकीटो पेंटेनोएट, ठीक है। तो पेंटेनोएट के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले होता है एनोलाइजेशन। एनोलाइजेशन में क्या होगा, कीटो फॉर्म से चेंज हो जाएगा इनोल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला चेंज हो गया इनोल फॉर्म में, और यहाँ पे जो कीटो फॉर्म था ये भी चेंज हो गया यहाँ पे इनोल फॉर्म में। तो इनोल फॉर्म में चेंज हो गया। अब होता है कंडेंसेशन, तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, और यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हम लोग का बन जाएगा। फिर इसका होता है, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर इसका होता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होता है। तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होता है तो जो कीटो ग्रुप यहाँ पे दिख रहा था, ऑक्सीजन को हटाएगा और नाइट्रोजन आके जुड़ जाएगा, निकलेगा क्या यहाँ पे -H2O, यहाँ से O निकलेगा और यहाँ से H2 निकलेगा, तो H2O निकल गया और नाइट्रोजन आके यहाँ पे जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये वाला ग्रुप यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा हम लोग का ऑप्सोपाइरोल। क्या ये हम लोग का बन गया ऑप्सोपाइरोल। सेम प्रोसेस सब में है। तो सिंथेसिस ऑफ हीमोपाइरोल का देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पिछले वाले में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ CH2 था, यहाँ पे CH3 ला दिए हैं, ठीक है, क्योंकि एक और मेथाइल ग्रुप हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। सेम दूसरा प्रोडक्ट वही है, दूसरा सबस्ट्रेट वही है। पहले क्या होगा, पहले स्टेप में एनोलाइजेशन होगा, दूसरे स्टेप में कंडेंसेशन होगा, फिर यहाँ पे वोल्फ किस्नर रिडक्शन होगा, फिर यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक। तो हम लोग का हीमोपाइरोल बन जाएगा। सेम थर्ड में भी वही है, एक और मेथाइल ग्रुप जोड़ना था, तो यहाँ पे एक और मेथाइल ग्रुप आ गया। फिर सेम यहाँ पे क्रिप्टोपाइरोल बना रहे हैं, तो फिर सेम प्रोसेस, एनोलाइजेशन, कंडेंसेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, फिर यहाँ पे रिडक्शन करा दिए सोडियम एथोनाइट के साथ, तो यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा क्रिप्टोपाइरोल, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप सिंथेसिस ऑफ फाइलोपाइरोल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप ला के यहाँ पे जोड़ देना है, तो ये हम लोग का बन जाता है फाइलोपाइरोल। सेम स्टेप यहाँ पे भी है। नेक्स्ट बोल रहा है कि हीमीन ऑन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड, ठीक है, गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिमेटिनिक एसिड। मतलब हम लोग जब डायरेक्ट इसका ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हिमेटिनिक एसिड मिलता है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C8H9NO4, ठीक है, और ये मिलता है हम लोग को 2 मोल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हिमेटिनिक एसिड, अब हम लोग को हिमेटिनिक एसिड मिला है तो उसका भी स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। तो देखते हैं क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हिमेटिनिक एसिड वाज इलूसिडेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड करते हैं यहाँ पे। तो हिमेटिनिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो हम लोग को मिलता है सक्सिनिक एसिड, ठीक है, सक्सिनिक एसिड मिलता है, जिसका यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो एथिल मेथिल मेलिमाइड यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को यहाँ पे 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल सकता है, कि 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके हो सकते हैं, किसके, हिमेटिनिक एसिड के। पहला स्ट्रक्चर ये हो सकता है, इसको हम लोग बोले हैं E1, इसको बोले हैं E2, ठीक है। सब में कार्बन 8 ही है, हाइड्रोजन 9 ही है, और नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 4 ही है, ठीक है, सब में। तो इतने 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। यहाँ पे एथाइल ग्रुप है दोनों में, बाकी में मेथाइल ग्रुप है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये जो COH है वहाँ पे सेकेंडरी है, यहाँ पे प्राइमरी है। तो ये है हम लोग का 3 स्ट्रक्चर हो सकता है हिमेटिनिक एसिड का, ठीक। तो कुछ रिएक्शन होते हैं जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि थर्ड स्ट्रक्चर ही होता है हिमेटिनिक एसिड का। क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग थर्ड लेते हैं
थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर था उसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो सक्सिनिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को पता चल रहा है कि थर्ड वाला स्ट्रक्चर ही हम लोग का हिमेटिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, या फिर हिमेटिनिक एसिड का मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो थर्ड वाला ही होता है। क्या होता है डिफरेंस? E1, E2, E3 तीनों स्ट्रक्चर जब रिकार्बोक्सिलेशन किया जाता है तो एथिल मेथिल मेलिमाइड बनाता है, लेकिन जब हम लोग E3 का ऑक्सीडेशन करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग को सक्सिनिक एसिड मिल जाता है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि हिमेटिनिक एसिड का स्ट्रक्चर 3 ही होगा। अब इसका हम लोग सिंथेसिस देखते हैं। हिमेटिनिक एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है? तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है यहाँ पे एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटो एसीटेट इसका होता है सोडियम एथेनॉइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ पे एथिल अल्कोहल के फॉर्म में निकल जाता है और नाइट्रोजन जाके यहाँ पे सोडियम यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, तो सोडियम डेरिवेटिव ऑफ EAA एथिल एसीटो एसीटेट मिल जाता है हम लोग को। फिर इसका रिएक्शन कराते हैं आयोडो एसिटिक एसिड के साथ, आयोडो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को ये इंटरमीडिएट मिलता है, ये इंटरमीडिएट हम लोग को मिलता है। ठीक है, इंटरमीडिएट मिलता है। फिर इसका कराते हैं HCN के साथ रिएक्शन तो ये टूटता है निगेटिव फॉर्म में, ये टूटता है पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक, पॉजिटिव फॉर्म में टूटेगा और ये टूटता है पॉजिटिव और ये टूटता है निगेटिव, तो निगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा इस पे और ये अटैक करेगा इस पे, तो ये हम लोग को स्ट्रक्चर मिलता है। फिर इसको पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं यहाँ पे H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर इसको हीट दे देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो हम लोग को ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल जाता है। फिर इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे अमोनिया प्रोवाइड किया जाता है, तो अमोनिया प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पे H2O बाहर निकल जाता है, ये ऑक्सीजन और यहाँ से H2, तो बचा क्या? NH बचा, NH जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, तो ये हम लोग का बन जाता है हिमेटिनिक एसिड। ठीक है, तो ये था हम लोग का सिंथेसिस हिमेटिनिक एसिड का। अब हम लोग प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ पोरफायरिन न्यूक्लियस, ऑब्वियसली पता है हम लोग को कि हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन न्यूक्लियस होता है, तो कैसे होता है वो देखते हैं। हीमीन को जब आयरन डस्ट और फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो प्रोटोपोरफायरिन बनता है। ठीक है, क्या हो चेंजेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे? FeCl बाहर निकल जा रहे हैं। फिर इसी का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं HI और CH3COH के प्रेजेंस में, तो अब यहाँ पे हम लोग को बनता है मीजोपोरफायरिन। ठीक, मीजोपोरफायरिन होता है। चेंजेस क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन और 6 ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाता है मीजोपोरफायरिन। मीजोपोरफायरिन को जब यहाँ पे पहले स्टेप में डी कार्बोक्सिलेशन और दूसरे स्टेप में गर्म करके रिड्यूस किया जाता है तो बनता है एटियोपोरफायरिन। ठीक है, एटियोपोरफायरिन बन जाता है। फिर इसका जब हम लोग डिग्रेडेशन करते हैं तो एथिल मेथिल मेलियमाइड बन जाता है। ठीक, तो एटियोपोरफिन वाज आइडेंटिफाइड एज टेट्रामेथिल एथिल पोरफायरिन, टेट्रामेथिल एथिल पोरफायरिन, बेसिकली इसका नाम होना चाहिए टेट्रामेथिल टेट्रा एथिल पोरफायरिन, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। टेट्रामेथिल मतलब यहाँ पे 4 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं और टेट्रा एथिल मतलब 4 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एटियोपोरफायरिन। पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ मीजोपोरफायरिन एंड एटियोपोरफायरिन में बी शोन बिलो, ये हो गया हम लोग का मीजोपोरफायरिन और ये हो गया एटियोपोरफायरिन, ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। द प्रोपोज स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो प्रोपोज स्ट्रक्चर है मतलब 2 स्ट्रक्चर मैंने बताया वो 2 पॉइंट के थ्रू यहाँ पे हम लोग उसको कंफर्म कर सकते हैं, या फिर उसके बिहाफ में 2 सपोर्टर पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। इट्स डार्क कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, डार्क रेड होता है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन, लॉन्ग कॉन्जुगेशन पाया जाता है और जितना ज़्यादा लॉन्ग कॉन्जुगेशन होता है उतना ही डार्क कलर आता है। ठीक है, इट इज़ हाइब्रिड ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो होते हैं एरोमेटिक होते हैं, मैं पहले बता देता हूँ, एरोमेटिक रिंग होते हैं, हीमोग्लोबिन का एरोमेटिक रिंग होता है जिससे यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, तो हाइब्रिड है सबका वो। दूसरा पॉइंट ये है कि द पोरफायरिन्स सो ऑब्टेन्ड हैव एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ द नेचुरल अक्रिंग पोरफायरिन, मतलब पोरफायरिन जो हम लोग को भी मिला, ठीक है, वो नेचुरल अक्रिंग जो पोरफायरिन होता है उस सेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है दोनों का। सिंथेसिस देखते हैं हीमीन का, तो दिया गया था H. फिशर एंड हिज कोवर्कर के
द्वारा दिया गया था। ये जो होता है 3 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में पूरा होता है हम लोग का डाइपाइरोल मेथेन फर्स्ट, ठीक है, डाइपाइरोल मेथेन फर्स्ट, ये हो गया हम लोग का डाइपाइरोल मेथेन फर्स्ट। क्या क्या इसके लिए चाहिए, 2,3 डाइमेथिल पाइरोल, ये पाइरोल और 2 और 3, ये 2 और ये 3, 2,3 डाइमेथाइल पाइरोल यहाँ पे चाहिए होता है। फिर दूसरा में चाहिए होता है 3,5 इधर से जाएंगे 1, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 3,5 डाइमेथिल पाइरोल 2 एल्डिहाइड, 2 है ना, 2 एल्डिहाइड, ये लेते हैं HBr और एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है डाइपाइरिल मेथेन, ठीक है, डाइपाइरिल या फिर डाइपाइरोल मेथेन यहाँ पे बन जाता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ब्लैक वाला जो दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये नहीं है, ठीक। फिर सिंथेसिस ऑफ डाइपाइरोल मेथेन सेकेंड, दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या चाहिए, 5 कार्बोक्सी कार्बो एथॉक्सी क्रिप्टोपाइरोल चाहिए होता है, ठीक है, क्रिप्टोपाइरोल चाहिए होता है। इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है, Br आके जुड़ जाता है, फिर उसको बॉईल किया जाता है वाटर के साथ तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाता है, दोनों आके जुड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे NaOH के साथ और Br2COH के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तो ये वाले जो ग्रुप होते हैं बाहर निकल जाते हैं और इसके जगह पे आ जाता है ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है ब्रोमीन और यहाँ पे हट जाता है, यहाँ पे बेसिकली डबल बॉन्ड आ जाते हैं और ये बन जाता है स्ट्रक्चर सेकेंड, ये बन जाता है स्ट्रक्चर सेकेंड। यहाँ पे थर्ड स्टेप जो होता है कंडेंसेशन का होता है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों आके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड सक्सिनिक एसिड के प्रेजेंस में 180 डिग्री से 190 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे जब रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को बन जाता है ड्यूटेरोपोरफायरिन, ठीक है, ड्यूटेरोपोरफायरिन स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाता है हम लोग को। इसी को जब हम लोग फेरस एसीटेट NaCl HCl CH3COH के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो हम लोग को बन जाता है ड्यूटेरोहीमीन, ठीक है। हीमीन क्यों, आयरन क्या है यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ड्यूटेरोहीमीन। इसी को जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है SnCl4 के प्रेजेंस में तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस वाले पोजीशन पे, इस वाले और इस वाले पोजीशन पे यहाँ पे एसिटिल ग्रुप आके जुड़ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं एसिटिल ग्रुप आके जुड़ जाता है तो बन जाता है 2 आके जुड़ता है इसलिए बन जाता है डाई एसिटाइल ड्यूटेरोहीमीन, ठीक है। फिर यहाँ पे रिएक्शन कराया जाता है HBr और SCOH के साथ, मतलब एसिटिक एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पे हम लोग को बन जाता है डाई एसिटो ड्यूटेरोपोरफायरिन, डाई एसिटो 1 2 डाई एसिटो ड्यूटेरोपोरफायरिन, यहाँ से आयरन अभी निकल चुका है, ठीक है, तो डाई एसिटो ड्यूटेरोपोरफायरिन बन जाता है। फिर इसी का KOH और एथेनॉल के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो बन जाता है हीमेटोपोरफायरिन, ठीक। बेसिकली होता क्या है, इसके प्रेजेंस में रिडक्शन होता है तो कीटोन ग्रुप चेंज हो जाता है एल्कोहलिक ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है इसका किया जाता है डिस्टिलेशन, ठीक। यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग डिस्टिलेशन एट 105 डिग्री सेल्सियस, किसके प्रेजेंस में 25% HCl के प्रेजेंस में यहाँ पे किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है। जब डिस्टिलेशन किया जाता है तो जो वहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप था वहाँ से निकल जाता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इसको बोलते हैं प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन। फिर यहाँ पे FeCl3 और एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को हीमीन मिल जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर हीमोग्लोबिन। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं रेगुलर नए वीडियोज़ डालते रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। थैंक यू।